अच्छा, एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता है जी, ये सवाल मेरे मन में ये आता है, मान लीजिए कि एक शख्स है जिसने आकर मेरे साथ बहुत बुरा किया, मान लीजिए उसने आकर मुझे थप्पड़ मारा, ठीक है, या मेरा कोई नुकसान कर दिया। अब मेरे मन में सवाल ये आता है कि इसने मुझे थप्पड़ मारा या मुझे कोई नुकसान पहुंचाया, ये मेरे पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब था, या इसने शुरुआत कर दी किसी कर्म की जो अगले जन्म में ऐसा होगा इसके साथ। क्योंकि लोग कहते हैं ना, मेरे साथ बुरा किया, भगवान देखेगा अगले जन्म में इसका बुरा होगा, लेकिन हो सकता है वो मेरे पिछले जन्म का हिसाब किताब तो जो पूरा हो गया, जीरो हो गया। क्या कोई तरीका है जिससे मैं ये समझ सकूं कि भाई ये मेरे पिछले जन्म का हिसाब किताब था, या ये मेरा एक नए जन्म का हिसाब किताब शुरू हो गया यहां से? देखो, दोनों, इसका तरीका क्या है जी। इन जनरल आप पहली बात तो देखो, जो फेट वो आपको मिल रहा है, कोई व्यक्ति आके आपका अपमान कर रहा है, अगर इस बात, वैसे तो ये बात परमात्मा के हाथ में, एग्जैक्ट बता पाना तो इतना आसान नहीं है कि कोई सिम्टम से सीधा पता लगे कि पुराना है कि नया है। दोनों ही केस में एक व्यक्ति आपको आके अपमान कर रहा है, आप उसे डील कैसे करोगे? आप डील कैसे करोगे? सोचो, एक तो ये कि आप उसको ये मान के चलो कि मेरा फेट है, इसको मुझे गाली देनी थी, दे ली, तो क्या आप सह लोगे इस बात को? वो वाली गाली जी वाली बात की, एक गाल पे थप्पड़ पड़ा, दूसरा भी आगे कर दो, राइट। लेकिन इसका मतलब क्या उस अन्याय को बढ़ावा नहीं दे रहे आप? बिल्कुल पॉसिबल भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। मैं कह रहा हूं लॉजिकल रहो यहां पर, बिल्कुल लॉजिकल बात करो यहां पर। इवन इफ मेरे पिछले जन्म का रहा होगा, देखो सीधा सीधा तरीका तो नहीं है इसका, सही बताऊं तो, लेकिन इवन इफ लॉजिक ये भी रहा होगा कि मेरे पिछला जो हिसाब होगा, तो इस जीवन में उसने मारा क्यों? तो क्या मेरा मतलब हिसाब किताब ना करूं मैं उसके साथ? ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सॉफ्ट हो सकता हूं, मान लो कि एक मिनट के लिए मैं धर्म के मार्ग पर हूं और मैं कहता हूं कि हाँ चलो मेरा हिसाब हो रहा होगा, लेकिन इसका मतलब अगर मैं इसको सहता चला जाऊं तो ये व्यक्ति तो बढ़ता चला जाएगा हर कल। बिल्कुल, इसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। हो सकता है पहली बार में अब मुझे क्या करना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकली उसे क्या करना चाहिए? प्रैक्टिकली ये कि मैं एक बार तो शायद मैं चुप रह जाऊं या उसको प्यार से समझाने की कोशिश करूं, लेकिन सेकंड टाइम अगर ये बंदा करे तो मैं क्यों ना उसके खींच के एक लगा दूं? फिर सीधी सी बात है भाई, क्यों, वाई मी? अगर तुम ज्यादा ही हरकत करोगे, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं अन्याय को बढ़ावा नहीं देना। इवन इफ पिछला जन्म था, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको सहते चले जाओ, क्योंकि बहुत से लोगों को सुना है मैंने, अरे ऐसा ही है तो कर्म है, झेलते चले जाओ। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। परमात्मा ने कुछ बातें पिछले जन्म से ली हैं जिसको अपना भाग्य आप मानते हो, लेकिन 50% आपके हाथ में भी रखा है। परमात्मा ने कुछ ऐसा लिख के नहीं रखा होगा कि तुम रिएक्ट नहीं करोगे इसके ऊपर, ये नहीं लिख के रखा हुआ। हाँ, कुछ घटनाएं घटेंगी जो पिछले जन्म से रिलेटेड हैं, जिसको आप अपना भाग्य बोलते हो। भाई मेरा एक्सीडेंट होना है तो होगा, राइट, ये एक मेरा फेट है जो मिलना है, लेकिन मैं कितनी जल्दी रिकवर करूंगा ये अभी भी मेरे हाथ में है। ये मेरे प्रेजेंट कर्मा है। तो मेरे प्रेजेंट कर्मा ऐसे हो कि पुराना हिसाब भी हो, पर एट द सेम टाइम मैं ऐसा भी ना हो कि अपने मन में ग्रज लेकर बैठा रहूं और दुखी होता रहूं। नहीं, ऐसा नहीं। मेरा हिसाब वही है, अगर ऐसा कोई करे, हो सकता है प्यार से एक बार आप सोच लो, समझ लो, अपने आप को भी समझा लो, माफ भी कर दो, लेकिन अगर सेकंड टाइम बंदा करता है तो खींच के उसको अच्छे से लगाओ कि आगे से वो सुधर जाए। यहां मुझे किस्सा याद आ जाता है भगवत गीता का, जब कृष्ण जी जाते हैं दुर्योधन के पास कि मान जाओ भाई 5 गांव ही दे दो। हाँ। और जब उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया तो उन्होंने कहा ठीक है, अब रण होगा, अब याचना नहीं है, रण होगा, जीवन या मरण होगा। राइट। तो ये दिनकर साहब ने लिखी हुई कविता बहुत प्यारी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अच्छा, मैं एक पॉइंट पर आता हूं। पितरों की बात होती है, जैसे आपने कहा कि आत्मा ने यहां उसका अंत हुआ, उसका मरण हुआ, उसने जन्म ले लिया, पुनर्जन्म हो गया, नए जन्म में चला गया। हम पितृ पक्ष में पितरों को श्राद्ध देते हैं, तर्पण करते हैं, बहुत सारी रिवाज हैं, उनको रीति रिवाजों को पूरा करते हैं। जब मेरी आत्मा ने पुनर्जन्म ले लिया, अगले जन्म में मैं चला गया, फिर हम किसको बुलाकर खाना खिला रहे हैं? देखो, ये थोड़ा प्रिंसिपल, ये है एनर्जी लेवल की बात, इसको एक बार थोड़ा समझते हैं जी। हमारी आत्मा जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। ये मैं अच्छे से एक बार फिर समझा देता हूं। मैं समझना चाहूंगा। डायमेंशन मल्टीपल है, आपका एक आयाम नहीं है, आपके बहुत सारे आयाम है। मेरे और आपके बहुत सारे आयाम, डायमेंशन है। फोटोकॉपीज नहीं, आयाम, डायमेंशन, नॉट एग्जैक्टली फोटोकॉपी, बट मेरी एनर्जी कई टाइप की हो सकती है। देखो, मैं एक व्यक्ति का मैं पिता हो सकता हूं, किसी का मैं किसी का बेटा भी हो सकता हूं, किसी का पति भी हो सकता हूं, किसी का भाई भी हो सकता हूं, बिल्कुल, है ना। मेरे मल्टीपल रोल हैं। उसी व्यक्ति को अलग अलग लोग अलग अलग नजर से देख रहे हैं जी। हमारी ऊर्जा मल्टी डायमेंशनल है, एनर्जी मल्टी डायमेंशनल है। मैं किसी की यादों में किसी रूप में हो सकता हूं, कोई मुझे टीचर के रूप में देख सकता है, किसी और रूप में। थोड़ी सी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। दूसरा जो दूसरी के साथ, अब एक दूसरा एग्जांपल, हनुमान जी जैसी कोई हस्ती मान लो, ठीक है, आपने अपने घर में बैठकर हनुमान जी को याद किया, मैंने अपने घर में बैठकर हनुमान जी को याद किया। क्या ऐसा हुआ कि हनुमान जी पहले आपके पास जाएंगे, फिर थोड़ा टाइम निकाल के आपको देके फिर बाद में मेरे पास आएंगे? नहीं, वो एक बार में कई जगहों पर जा सकते हैं। यस, दिस इज मल्टी डायमेंशनल पार्ट ऑफ द सोल। एक आत्मा मल्टी डायमेंशनल हो सकती है।
होती ही है, ये डिफॉल्ट क्वालिटी है, क्योंकि आत्मा का जो अस्तित्व है ना वो इस टाइप का है। एक जगह है स्पिरिट वर्ल्ड, आत्मलोक, मतलब जहां समझो हम सब आत्माएं जहां से डेप्यूट हुई हैं, आई हैं, ओके, उसको एक स्पिरिट वर्ल्ड बोलते हैं। लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड एक बहुत फेमस बुक है, शायद किसी ने अगर पढ़ी हो आपके दर्शकों ने किसी ने, तो लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड करके अनीता मुरजानी करके शायद उनकी ऑथर है, अगर मेरे से कोई गलती नहीं हो तो मुरजानी नाम है उनका लास्ट में। लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, आत्मिक जगत के नियम, जीवात्मा जगत के नियम, उसमें एग्जैक्टली इसी टाइप की चीजें बताएं कि वो जो जीवात्मा लोक है वो कैसा है। इसी को, ये जीवात्मा जो लोक है ना, यहां से हम डेप्यूट होते हैं। तो जब मैं इस धरती पर, जब मेरे एक जन्म हो भी गया मेरा किसी और जगह पर, बिल्कुल एनर्जी के रूप में मैं मौजूद हूं, मैं किसी और जगह पर भी मौजूद हूं जी। तो मैं अपने पूर्वजों की यादों में भी मेरा एक अंश तो है ना, है ना। चाहे उसको मैं सिंपली, अगर मैं उसको अपनी हिरार्की में कहूं, है ना, तो वो हिरार्की में मेरे कहीं ना कहीं वो अंश रूप में मेरे बच्चे जो वहां पर मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी कनेक्टेड हो सकती है, बड़ी कॉमन सी बात है जी, है ना। तो मेरा एक जन्म वहां पर भी है। एट द सेम टाइम अगर मैं उनके निमित्त श्राद्ध कर रहा हूं, श्राद्ध का मतलब क्या है? श्राद्ध का सीधा सीधा श्राद्ध बना है श्रद्धा शब्द से। श्रद्धा मतलब मैं उनके प्रति श्रद्धावान हूं। जैसे हम मदर डे से मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं, तो एक टाइप से मतलब समझो कि जैसे एक डे मनाने का एक वे है भाई सबके डे का मतलब क्या? धन्यवाद देना जी, ग्रैटिट्यूड फील करना उनके प्रति। तो एक ग्रैटिट्यूड उनके प्रति भी बनता है, जिनकी कमाई का, जिनके प्रार्थनाओं का, जिनके लेबर का आप एक हिस्सा खा रहे हो, बिल्कुल, है ना। हर व्यक्ति उन सबका निचोड़ ही तो है, बिल्कुल। हमारे माता पिता ने, दादा दादी ने, उनके बनाए हुए घर में हम रह रहे हैं, उनके बनाए हुए घर में रह रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, उनकी धन संपत्ति, उनका दिया हुआ मान सम्मान जो उन्होंने अर्जित किया, नाम सबसे बड़ी बात। तो वो सब चीजें आज हम लेकर बैठे हुए हैं। तो एक दिन या कुछ दिन बनते हैं ना, कि जैसे 15 दिन का एक टाइम पीरियड दिया गया जी। वास्तव में समझो कि पितृलोक में तो वो मतलब समझो 1 घंटा होता है वहां का। अच्छा। वहां का 1 घंटा यहाँ पर आकर टाइम भी वेरी करता है, टाइम में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे यमराज उनको समझो 1 घंटे के लिए छुट्टी देता है कि जाइए आप अपने सबसे मिलाए, तो यहाँ पर आकर यहाँ पे 15 दिन बीत जाते हैं। तो वो पितृपक्ष में अलग अलग पितरों के लिए होता है भी, जो अविवाहित पितर थे उनके लिए आज श्राद्ध कर दिया, विवाहित थे उनके लिए जैसे सर्व पितर अमावस्या होते हैं जिनका आपको पता नहीं होता। तो यानी ओवरऑल आप उनके प्रति श्रद्धावान होकर उनका धन्यवाद कर रहे हो। अब श्राद्ध होता किस चीज से है जी, इसके लिए 2-4 जनरल बातें बता रहा हूं जी। मतलब आप एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो सिंपली। ग्रैटिट्यूड इज द फर्स्ट थिंग दैट यू आर ट्रांसफरिंग। सेकंड थिंग दैट यू आर ट्रांसफरिंग इज सम जाप। जैसे मान लो मैंने कुछ पुण्य किया, क्योंकि उनका लिया हुआ आप यूज कर रहे हो, तो बदले में आप थोड़ा सा कुछ दे रहे हो। एक तो ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, फिर मान लो मैंने कहा कि मैंने आज महामृत्युंजय की एक माला करी और मैं अपने पितरों को समर्पित करता हूं। दिस इज पॉसिबल। ये सबसे इजीएस्ट किया हुआ तर्पण है, समझो सबसे इजी है। जो भी आप जाप करते हैं उसका एक अंश भाव रूप में कहिए कि हे प्रभु, इसका एक अंश मेरे पितरों को समर्पित हो। मैं गारंटी देता हूं पितर आपके खुश हो जाएंगे। मतलब तरीका बता रहा हूं आपको जी, क्योंकि मैंने उनकी एनर्जी से कनेक्ट करके देखा है। मैं एक सोल हीलर हूं, एनर्जी हीलर हूं। जब मैं कनेक्ट करता हूं तो वो सारी एनर्जी पता लगती है कि एक्चुअली एनर्जी जा आ रही है। उनको खुश होते हुए मेरी एनर्जी रीड करने में सारी बातें दिखती हैं कि हाँ ये बंदा, ये एनर्जी किस तरीके से प्रोपेगेट हो रही है, और उसके जीवन के जो अगर ब्लॉकेज थी ना, जब उनकी ब्लेसिंग मिलती है तो वो ब्लॉकेज भी दूर होनी शुरू हो जाती है। अच्छा। तो दिस इज वेरी सिंपल। कोई मैं बड़ी बड़ी रिचुअल्स की बात नहीं कर रहा हूं कि आप पंडितों को बुलाओ, ये करो। सबसे बड़ी बात है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड इज द फर्स्ट थिंग। तो श्राद्ध बना है श्रद्धा से, और ग्रेटिट्यूड पे करने का सिंपल से सिंपल तरीका है कि आप थोड़ा जाप कर दें, एक बार प्यार से हृदय पूर्वक धन्यवाद दे दें कि उन्होंने जो जो उपकार किए उन सबका शुक्रिया। प्लस एट द सेम टाइम अगर आप कुछ कर सकते हैं, उनकी किसी फेवरेट चीज को बंटवा दें। अच्छा। मतलब मेरे पिताजी को मान लो खीर पसंद थी या दादाजी को खीर पसंद थी, तो आज मेरा दिल कर रहा है कि चलो पिताजी की एक फेवरेट चीज मैं लोगों में बंटवा देता हूं। दैट्स इट। इतने में पितर खुश हो जाते हैं। एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ग्रैटिट्यूड ट्रांसफर हो रहा है, विच इज परफेक्टली फाइन। हमारे यहाँ पर अर्थ डे है, मदर डे है, ये फादर्स डे है ना, सिस्टर्स के लिए भी एक, बिल्कुल। तो सबके लिए तो एक उनके लिए भी समय रख दिया गया। आई थिंक बिल्कुल लॉजिकल सी बात है ये। अच्छा, मैंने सुना है कि पितरों की शक्ति बहुत बड़ी बात होती है। किसी के अगर पितर खुश हैं या आपके रक्षक बनकर हैं तो वो मतलब आपको मुसीबत में भी बचाने के लिए आ जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। ये चीज जो आपने कहा कि ये एनर्जी के डायमेंशंस हैं, यही काम करते हैं, यही लॉजिक काम करता है यहाँ पर भी। यस, ये भी है। मतलब देखो एनर्जी जो है ना, समझो कि पितर 2 टाइप के होते हैं। थोड़ा यह क्लियर कर दूं। ठीक है। जब कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, अब वो उसकी सोल या तो वो आगे के डायमेंशन में यानी कि यमलोक और फिर आगे की यात्रा पर चलती हुई
गई और फिर पितृलोक में जाके उसका अगला जन्म हो गया। जी। कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो अटक जाती हैं, यहां पर ही अटक जाती हैं, यहां से मूव ऑन नहीं कर पाती, अर्थ के डायमेंशन में ही अटक जाते हैं। इनको हम PRET बोलते हैं, मैं वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, माफी चाहूंगा। PRET जो होते हैं ये यहाँ होते हैं, हमारे आसपास में सोल्स होती हैं, ठीक है ना। अब इनके साथ जब हम श्राद्ध करते हैं तो इन दो को टेक केयर करना होता है। जो नहीं गए, हो सकता है अटके हों, हो सकता है 10 साल पहले जिनकी डेथ हो गई हो लेकिन वो अटक गए हों, एक ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इनको रिलीज करवाना एक ही हमारी ड्यूटी है। इसके लिए गया में जाना, वो तर्पण करना, वो जो होता है ना, ये इनके लिए होता है जो अटके हुए हैं। ये आते हैं तो फिर आपको सपनों में या अन्य चीजों में, आपके जीवन में आपको इंडिकेट करते हैं कि भाई हमारे लिए भी कुछ करो। क्योंकि हमें तो लगा कि भाई उनकी मृत्यु हो गई और हमने उनके प्रति सारे क्रियाक्रम कंप्लीट कर दिया तो बात खत्म होगी। खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ लोगों की कुछ की वृत्ति जो है ना अटक जाती है किसी भी कारण से, जिन्हें हम भटकती हुई आत्मा कहते हैं। यस, आप उनको भटकती हुई आत्मा कहते हो, ये वाली। मैं किसी एग्जाम्पल से बताता हूँ। हाँ, एक एग्जाम्पल। दिल्ली के किसी घर में मुझे बुलाया, किसी घर में हम ऐसे गए, उन्होंने कहा कि मेरी ना ये घर में फोटो लगी हुई थी माता जी की, तो हार टंगा हुआ था, तो मैंने कहा कि माता जी जो है ना, हाँ, उन्होंने कहा कि 3-4 साल हो गए लगभग माता जी चले गए हैं, तो और लेकिन ना पता नहीं क्यों थोड़ा अनईजी सा लगता है हमें इस घर के अंदर जहाँ पे हम रहते हैं, बड़ा अनईजी सा लगता है। अब हम लोग एनर्जी फील कर सकते हैं, तो हम लोगों ने बड़े ध्यान से थोड़ा गौर से देखा, माता जी पीछे बैठे हुए हैं उनके। हाँ, उनकी सोल वहाँ प्रेजेंट है और आपको दिखाई दी। हाँ, हमें फील हो रही है कि वहां पर वो सोल है, कि रिफ्लेक्शन सा ऐसे करके मौजूद है। छाया सी होती है, मतलब एग्जैक्ट का मतलब ये छाया जैसी फिगर वहां पर दिखती है, और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन भी होता है। वी कैन कम्युनिकेट। उनकी एक अपनी एक सूक्ष्म भाषा होती है जिससे कनेक्ट किया जा सकता है, कि हीलर समझ सकता है इस बात को। तो जब कम्युनिकेट किया तो उनसे पूछा कि माता जी गए नहीं आप अभी तक? तो उनका जवाब था कि पोते का मुंह देख के जाऊंगी। अच्छा, अब देखो ये बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कोई अटक भी सकता है, क्यों अटक सकता है? एक डिजायर में, किसी एक डिजायर पर। हाँ। अच्छा। अब जीवन भर उन्होंने इच्छा पाली कि कभी होगा, बचपन से मतलब एक बात दिमाग में बिठा रखी थी। अब ये पोते का मुंह देखने के लिए अटकी हुई है सोली। अब इनके लिए आप तर्पण श्राद्ध क्या करोगे बताओ? कुछ करना ही है कि पहले इनको मनाओ जाने के लिए। हमने उनको कहा माता जी प्लीज आप जाइए। इनका तो मतलब बच्चा पैदा करने का इरादा ही नहीं है, सीधी भाषा में कहूं तो। उन्होंने खुद ही बोला कि वो जो आजकल वो कंसेप्ट चला पड़ा है ना कि डबल इनकम नो किड्स, तो वो वाला कपल बना पड़ा है अपने आप में। तो ये इन्होंने कहा कि हमारा तो इरादा ही नहीं है, और ये इसी चक्कर में बैठी है कि किस दिन पोता होएगा। और मैंने कहा पोता नहीं हो, पोती होगी तो फिर भी अटक जाओगे आप, तो माफ कीजिए और प्लीज आगे की यात्रा पर प्रस्थान कीजिए। कभी कभी मतलब वही है ना, देखो हम ये बातें क्यों कर रहे हैं, ताकि शायद हम में से कुछ लोगों को बात समझ में आ सके, बिल्कुल, और इस अज्ञानता से बाहर आ सकें। भाई आगे की मूव ऑन करो ना, अटको क्यों? तो ये पितृ भी होते हैं और वो भी पितृ होते हैं जो चले गए। तो अगर इनके कारण कोई गड़बड़ होती है हमारे, इसी को बोलते हैं पितृदोष। मतलब ये है तो जीवन में रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपके जीवन में बार बार रुकावट आ रही है, मतलब फ्लो रुक रहा है जीवन में, या फिर समझो कि बिजनेस में तरक्की नहीं होके दे रही है, या फिर घर में ओवरऑल जो है झगड़ा बना रहता है, क्लेश बना रहता है, कोई बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, हो सकता है आपके पितर अटके हों। क्वाइट चांसेस है। इसी को पितृदोष के रूप में ज्योतिष में देखा जाता है कि आपके पितृदोष है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ये समय वैसे तो कभी भी किया जा सकता है, लेकिन पितृपक्ष थोड़ा सा इस चीज को ज्यादा वो प्रभावशाली बना देता है कि पितृ आपके आसपास में होते हैं। किसी डे पर आप ज्यादा कनेक्टेड दिखाएंगे तो वो ज्यादा कनेक्ट कर जाएगा। यस, बस इतनी सी बात है। तो वो डे इसी के लिए बना है। तो उस समय पूरा प्रोटेक्शन भी दिया जाता है कि कोई आत्मा आपको तंग भी ना करे और इनकी मुक्ति भी हो जाए। तो उस टाइप से प्रोटेक्शन दिया जाता है। कुछ एंजल्स और भी भेजे जाते हैं जो अर्थ को प्रोटेक्ट इनका ध्यान करेंगे। एक तरीके से इनको फुल प्रोटेक्शन में वहां से यहाँ लाया जाता है, मिलवा के, और फिर वापस ले जाया जाता है। जो मुक्त हो गए वो मुक्त हो गए, नहीं तो फिर ये वापस लौट जाते हैं। दुनिया दिखती नहीं है, इसीलिए लोगों को ये बड़ी ही सुपरफिक्शनल लगती है। बिल्कुल, लोगों को लगता है अरे, जैसा भी बहुत सारे लोग पॉडकास्ट देख रहे होंगे, वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख भी देंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो लिखेंगे अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, इन बातों का कोई मतलब नहीं है, लॉजिकल रहो, साइंटिफिक रहो। लेकिन अगर साइंस के हिसाब से भी आप लॉजिकल समझने की कोशिश करोगे तो आपको लॉजिक समझ में आएंगे। अब मैं नकार दूं कि ये ब्लू कलर है ही नहीं, वो व्हाइट कलर है ही नहीं, तो फिर नकारने के बाद तो कुछ नजर नहीं। देखो, आप किसी भी चीज के बारे में मैं पूछूं आपको, दर्द नाम की कोई चीज होती है? आप बोलो। बिल्कुल दिखती तो नहीं है। दिखती तो नहीं है। प्रेम नाम की कोई चीज होती है? दिखती नहीं, बस महसूस होती है। बस ऐसे ही समझो, ऐसे ही समझो। अगर ऐसे एक्सप्लेनेशन देने चलोगे तो फिर कुछ भी नहीं है ना, फिर कुछ भी नहीं है। पर ऐसे बंदे के खींच के एक तमाचा दर्द देना चाहिए, उसे पूछो कि दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो तो दिखाओ।
नहीं, ऐसा नहीं, हर जगह जो चीज होती है सूक्ष्म दुनिया भी है, एक सटल दुनिया। और अब तो तरीके बन चुके हैं, अब तो उनके लिए वो मीटर बने हुए हैं, वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि एनर्जी मौजूद है इस जगह पर। बिल्कुल, हमारे शरीर का भी एक ऑरा होता है, अब वो कैमरास हैं जो आपके ऑरा को दिखा सकते हैं। डेफिनेटली। और मैं इन्हीं चीजों में डील करता हूं, मुझे तो नेक्ड आई से मतलब दिखती है, ऑरा दिखता है। मैं आपका भी ऑरा देख सकता हूं, मैं बाकियों का भी ऑरा देख सकता हूं। हाँ, मेरा ऑरा बताइए। आपके ऑरा में ब्लू कलर सबसे प्रोमिनेंट है। अच्छा, मतलब मेन जो कलर है व्हाइट में ब्लू है। ओके, ये मैं आपको वैसे बताऊं, इसका मतलब क्या होता है, मतलब आपका जो बेसिक जो है ना ज्ञान चक्र सबसे ज्यादा एक्टिव है। अच्छा, जिस चक्र जो आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा पावरफुल होगी वहां पर होता है। तो ओवरऑल ऑरा व्हाइट है, मतलब एक प्योरिटी वाली सोल है, प्लस उसमें ब्लू कलर मिक्स है। ब्लू कलर का मतलब ये होता है कि आपका ज्ञान लेना, सीकर सोल जो उसको बोलते हैं, कि ज्ञान और देखो और जानो और जानो और जानो, और जो है वो शेयर करो। ये वाला सोल आपका टाइप है, ये वाला। अभी इस सोल और बहुत सारी डिटेल बताई जा सकती हैं, कहाँ कमी है, कहाँ प्लस है, कहाँ, वो सारी बातें फिर थोड़ी पर्सनल लेवल पे चली जाती है। इन जनरल जो है वो इस टाइप से ऑरा पता चलता है। अब जब पॉजिटिव लोगों का ऑरा पता चलता है तो नेगेटिव भी पता चलता ही होगा, बिल्कुल उसी का ही पार्ट है। तो जब ग्रे जिनका ऑरा होगा ना, मतलब वो एक्चुअली वहां नेगेटिविटी है। और आसपास में भी पता लग जाता है कि भाई इस रूम में भी कोई नेगेटिविटी है या कहीं पे, वो भी पता लगता है। अच्छा, जैसे कहते हैं इस व्यक्ति को नजर लग गई है, तो उसके ऑरा को नजर लगती है। यस, ऐसा ही होता है। यस, उसके ऑरा में कुछ ऐसा पार्ट है जो थोड़ा डार्क सा था, जो वो दिखता है। नजर लगना मतलब क्या, एक नेगेटिव एनर्जी का इंपैक्ट हुआ, उसके ऊपर ट्रांसफर हो गया। किसी व्यक्ति के अंदर जेलेसी की एनर्जी थी, है ना, इसके पास, इसने अपना धन को शो ऑफ किया, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है। जिसके पास नहीं है उसके मन से निकला, हाय मेरे पास भी होती, इसके पास क्यों। तो वो जेलेसी की भी एक एनर्जी है जो उसकी तरफ ट्रांसफर हो गई, उसके साथ कनेक्ट हो गई। ये नजर लगना होता है। फिर जब हम नजर उतारते हैं तो उसके ऑरा से हमने वो एक्चुअली वो एनर्जी ली और बाहर कर दी, बस इतनी सी बात है। तो थोड़ी सी समझने की चीज है, और कोई बड़ी बात बहुत साइंटिफिक है मुझे लगता है। हाँ। क्योंकि जो चीज दिख जाए, आज से 50-60 साल पहले ये एक इंस्टाग्राम पर ही मैं देखा था कि हम मानते थे कि हमारा ये सौरमंडल यही दुनिया है, यही बस अंतरिक्ष है। उसके बाद हमने देखा अच्छा हमारी आकाशगंगा, अच्छा ठीक है आकाशगंगा तक अंतरिक्ष है। अब जब पता लगा तो हम कह रहे हैं ये कहां तक अंतरिक्ष है हमें नहीं पता, इनफाइनाइट है, ब्रह्मांड कहां तक है हमें नहीं पता। बिल्कुल। तो ये जहां तक हम जान लेते हैं वहीं तक हम मान लेते हैं। राइट। तो ये पितृलोक और ये डायमेंशंस की अब बात होने लगी, पिछले 3-4 सालों में ज्यादा बात अब होने लगी है, और एक समय में देख भी पाएंगे, आप डायमेंशन में भी ट्रांसफर कर पाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। अच्छा, अभी भी ये बात समझ में आती है। देखो, अब मेरे जैसा एक व्यक्ति देख सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास कोई सुपर पावर है, मैं इतना कह रहा हूं कि एक साइंस है, डेवलप करी है मैंने, बरसों तक मेहनत कर करके, त्राटक कर करके ना उसका ऑरा दिखने लगता है। आप करके देख लो, मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई सुपर पावर लेकर बैठा हूं। अच्छा, मेरा सवाल भी था कि ये बाय बर्थ होती है चीज कि आप किसी का देख सकते हो, या फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप डेवलप करते हैं, एक तरह की साइकिक पावर है त्राटक करके। जैसे, हाँ, मतलब आप समझिए कि एक लॉ है, उस लॉ को आप देख रहे हो, एक नॉर्मल आपको अभी तक दिखता है, विजिबल पार्ट दिखता है, आप कांस्टेंट कुछ समय के लिए देखते रहो तो थोड़ा सा इनविजिबल पार्ट भी दिखने लगता है ना। बस ये जो थोड़ा सा अभी जो आपको थोड़ा सा दिख रहा है वो हमें थोड़ा ज्यादा सा दिखता है, बस इतना सा फर्क है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस से ना फिर समझ में आने लगता है, फिर हम इस फील्ड में है, लगातार इस पे काम करते करते पता लगने लगता है, अच्छा ये नेगेटिविटी है, ये पॉजिटिविटी, इस टाइप की एनर्जी मौजूद है। वरना हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी सारी बातें लिख कहां से दी, आखिर उनको भी तो कुछ दिखता ही होगा ना। मैं इतनी बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं तो कुछ तो पल्ले पड़ा होगा। और मेरे जैसे को, मैं कोई पहला इंसान थोड़ी हूं, मेरे से पहले पता नहीं कितने करोड़ों आए और करोड़ों ये एक्सप्लेनेशन देंगे। बिल्कुल, तुलसीदास जी ने लिख दिया युग सहस्र योजन पर भानु, यानी कि उन्होंने जिस जमाने में दूरबीन नहीं थी उस जमाने में बता दिया कि सूर्य की दूरी पृथ्वी से कितनी है। हाँ, ये कैसे बताया, ये कैसे बताया, कोई बताए फिर ऐसे तो। तो सनातन जो है ना, चिर सनातन है, सदा था, सदा है, रहेगा। हमारे ऋषि मुनियों को मैं बार बार नमन करता हूं कि कहां से लाए ये ज्ञान। यही है अंदर बैठकर पाया हुआ ज्ञान, और सत्य सनातन सदा था, ये है। और आगे देखना, बड़े बड़े ये, बाकी मैं बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं, लेकिन सब मिट जाएंगे। जो सनातन है, वो जो रूल्स हैं, वो जो नियम है, सनातन सिर्फ उनकी बात करता है, बिल्कुल नियम सदा रहेंगे। अब धीरे धीरे शुक्र है कि सनातन के उदय का समय है, 2025 से लेकर 2031 तक का जो समय है ना, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द राइज ऑफ सनातन। अगर आपको एक क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।